नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पहले चरण के चुनावों के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की कलह उस वक्त सामने आ गई जब रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 5 उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने पहुंच गए। शिवसेना के उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट एक तरफा ही जारी कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में दी गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कोई राहत नहीं दी, जबकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन किया। और बिहार में महागठबंधन का सीटों पर समझौता हो गया, जिसमें कांग्रेस को 8 सीटें देने पर सहमति बन गई, जबकि अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव की पूर्णिया सीट आरजेडी के पास चली गई। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में जमकर भागम भाग हुई। 2 सीटों पर तो हाल ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि 5 नेताओं ने नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को और भी वजीयत झेलनी पड़ी। वहां रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन भर दिया। सुबह खबर आई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 2 और नेताओं ने रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के करीबी अब्दुल सलाम तो दौड़ते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर गए और हांफते हुए कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए। इससे पहले आजम के एक और करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा। यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नाम का औपचारिक ऐलान किया था। और इसी वजह से रामपुर में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि जेल में बंद आजम खान रामपुर में अपने करीबी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी थी। सूत्रों ने बताया कि आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के बाद रामपुर में खींचतान शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नामांकन के लिए दौड़ लगाते दिखे थे। रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब खानदान के लोगों की तूती बोलती थी। लेकिन आजम खान का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था, लेकिन आजम खान ने नवाब खानदान के दबदबे वाले रामपुर में अपनी अलग पहचान बनाई। या यूं कहें कि आजम खान रामपुर में नवाब खानदान का विकल्प बन गए और धीरे धीरे रामपुर में नवाब खानदान की सियासत का अंत हो गया, क्योंकि आजम खान रामपुर के आम लोगों की आवाज बन गए थे। और इसमें उनका सुन्नी समुदाय से होना बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान शिया समुदाय का था और रामपुर में रहने वाले आम लोगों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा थे। और आजम खान भी सुन्नी समुदाय से ही आते थे। माना जाता है कि आजम खान को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में इस बात का बहुत फायदा हुआ था। और 1977 में विधानसभा का चुनाव हारने वाले आजम खान की रामपुर में तूती बोलने लगी थी और आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी पैठ बना ली थी। मामूली खानदान से आने वाले आजम खान वहां निचले तबके और मजदूरों की आवाज बन गए थे। अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले आपातकाल में वो जेल भी गए थे और जेल से निकलते ही उन्होंने सियासत में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते थे और उनके पिता एक टाइपिंग सेंटर चलाते थे और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया था। यानी आजम खान के पास संसाधनों की कमी थी। और कहते हैं कि संसाधनों की कमी ही 1977 के विधानसभा चुनावों में आजम खान की हार की वजह बनी थी। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद आजम खान ने हार नहीं मानी थी और खुद को टाइपिस्ट का बेटा बताकर आम लोगों से खुद को जोड़ा था। तब के पत्रकार बताते हैं कि आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना गुरु बनाया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों का विरोध करते थे, क्योंकि आजादी से पहले रामपुर का नवाब खानदान अंग्रेजों का करीबी माना जाता था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी ने अपना रुख बदल लिया था। आजादी के बाद तो नवाब खानदान के लोग सियासत में आ गए थे, लेकिन जब तब के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर को रामपुर के नवाब खानदान ने प्रताड़ित भी किया था और इसीलिए वो खुलकर उनके खिलाफ बोलते थे। और बाद में रामपुर में अपनी सियासी जमीन जमाने के लिए आजम खान ने भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सुर में सुर मिलाया था। वो रामपुर के नवाब खानदान के खिलाफ खड़े हो गए थे। कई साल बाद आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी तक खोल दी थी। यानी आजम खान ने नवाब खानदान से लोहा लेने के लिए मोहम्मद अली जौहर का सहारा लिया था, या यूं कहें कि उन्हें अपनी सीढ़ी बनाया था। और धीरे धीरे नवाब खानदान की पकड़ रामपुर की सियासत से कमजोर होने लगी थी। लेकिन इससे पहले रामपुर में नवाब खानदान का ही एक छत्र राज था। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में रामपुर में देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद चुनाव जीते थे। कहते हैं रामपुर के नवाब परिवार ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद 1967 में नवाब रजा अली खान की सिफारिश से सैयद मोहम्मद मेहदी को टिकट मिला था।
और 1967 में भी रामपुर में कांग्रेस का जलवा कायम था, लेकिन इसके बाद नवाब खानदान ने किंग मेकर के बजाय किंग बनने का फैसला किया और नवाब रजा अली खान के बेटे जुल्फिकार अली खान ने 1967 में रामपुर से चुनाव लड़ा था। वो ये चुनाव जीत गए थे और इसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पर 1971 का चुनाव भी जीत गए थे। 1977 में आपातकाल की वजह से कांग्रेस विरोधी लहर थी, इसलिए जुल्फिकार अली खान चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बाद वो 1980, 1984 और 1989 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। नवाब खानदान के जुल्फिकार अली सेना में मेजर थे और उन्हें मिकी मियां भी कहा जाता था। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी रामपुर से सांसद चुनी गई थी और मिकी मियां के बेटे भी रामपुर से ही विधायक हैं। यानी आजादी के 2 साल बाद भारत का हिस्सा बनने वाले रामपुर की सियासत में पीढ़ी दर पीढ़ी नवाब खानदान का दबदबा रहा। रामपुर की रियासत 1949 में भारत का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि तब के रामपुर के नवाब रजा अली खां और उनके बेटे मुर्तजा अली खां में अनबन हो गई थी। इसका फायदा रामपुर के मुख्यमंत्री बशीर हुसैन जैदी ने उठाया था और 1947 से 1949 के बीच रामपुर में खूब बवाल हुआ था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद रामपुर रियासत का भारत में विलय हो गया था और 1 दिसंबर 1949 को रामपुर को उत्तर प्रदेश का जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत में विलय से पहले रामपुर 15 तोपों की सलामी वाली रियासत थी। तोपों की सलामी वाली ये प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी और इससे पता चलता था कि किस रियासत का कद कितना बड़ा है और जिसका कद सबसे बड़ा होता था उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती थी और जिन रियासतों का कद कम होता था उन्हें कम तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे जोधपुर की रियासत के महाराज को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और रामपुर की रियासत के नवाब को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। यानी अंग्रेजों के समय में रामपुर की रियासत का कद बहुत ऊंचा नहीं था और ये 1774 में अवध के साथ हुई एक संधि के बाद अस्तित्व में आई थी। या यूं कहें कि रामपुर की रियासत अवध से अलग होकर बनी थी। नवाबों के शासन से पहले रामपुर में कटेहर राजपूतों का शासन था और राजा राम सिंह वहां के राजा थे। उन्हीं के नाम पर रियासत का नाम रामपुर रखा गया था। लेकिन नवाब का शासन आने के बाद नवाब फैजुल्ला खां को रामपुर का नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने रामपुर का नाम फैजाबाद रख दिया था। लेकिन बाद में नवाब फैजुल्ला खां को पता चला कि फैजाबाद नाम का शहर भारत में है। इसके बाद रामपुर का नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि मुस्तफाबाद नाम से भी भारत में एक और शहर है, तो उन्होंने एक बार रियासत का नाम फिर से बदल दिया था और एक बार फिर रियासत का नाम रामपुर रख दिया गया था। और भारत में शामिल होने के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट बन गई थी। रामपुर लोकसभा सीट मुरादाबाद मंडल में आती है और इसकी सीमा से बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ लोकसभा सीटों की सीमा लगती है। बड़ी बात यह कि रामपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी रामपुर में जीत और हार की चाबी मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास है। इसका सबूत है वहां हुए 18 लोकसभा चुनाव के नतीजे। इन चुनावों में 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीते। लेकिन कहते हैं कि आजम खां को रामपुर में सुन्नी समुदाय की ज्यादा आबादी का फायदा मिला था। आजम खां रामपुर से लोकसभा का चुनाव केवल एक बार लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वहां से जीते थे। इससे पहले वो रामपुर में विधायक रहे। लेकिन कहते हैं कि रामपुर से सांसद कौन बनेगा ये वही तय करते थे। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में झगड़ा तक हो गया था और 2009 में जया प्रदा के रामपुर से चुनाव लड़ने पर आजम खान नाराज हो गए थे। उन्हें पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मनाकर वापस बुला लिया था क्योंकि आजम खान को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में आजम खान का बड़ा रोल था और इसीलिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बाद आजम खान की ही हैसियत बड़ी थी। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई थी और शिवपाल यादव और आजम खान दोनों का कद पार्टी में घट गया था। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा तो जग जाहिर हो गया था और कहा जाता है कि अखिलेश यादव को आजम खान का दखल भी बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारा। लेकिन सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश की नाक में दम कर दिया। उन्होंने एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की जो 2009 में जयाप्रदा को टिकट देने पर की थी, क्योंकि उस समय आजम खान ने जयाप्रदा के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था। और इस बार खबर आई कि आजम समर्थकों ने रामपुर में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसकी वजह से नौबत यह आ गई कि मुरादाबाद से अखिलेश को ST हसन की टिकट काटनी पड़ी और रुचि वीरा को टिकट देनी पड़ी। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी कहा जा रहा है और खबर आई कि आजम खान के दबाव में समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दी, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से ST हसन को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और आजम खान की खेमे की कही जाने वाली रुचि वीरा को टिकट दे दी। मुरादाबाद के जिला अधिकारी ने खुद ST हसन का नामांकन निरस्त होने की जानकारी दी। जो फॉर्म में भी ST हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है
और नए सिरे से फॉर्म एबी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। जैसे ही नामांकन रद्द होने की खबर आई, एसटी हसन भी नाराज दिखे। ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। वैसे 2019 में मुरादाबाद से एसटी हसन को कुछ इसी तरह टिकट मिली थी। पहले पार्टी ने इस सीट से नासिर कुरैशी को टिकट दी थी, लेकिन बाद में नासिर कुरैशी की टिकट काट दी गई थी और 2019 में एसटी हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यानी 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की लहर थी, एसटी हसन ने मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें केवल 60,000 वोट ही मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह के बीच जीत का अंतर ही 50,000 से ज्यादा वोटों का था। लेकिन 2019 में पार्टी को जिताने वाले एसटी हसन को इस बार टिकट ही नहीं मिली। वैसे मुरादाबाद सीट पर जीत हासिल करने वाले कई उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिल चुका है। मुरादाबाद में जीत हासिल कर चुके 11 मुस्लिम प्रत्याशियों में 6 फिर से वहां चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि जीत हार का फैसला वहां की 45% मुस्लिम आबादी करती है और इस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई बार वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2009 में तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को मैदान में उतार दिया था और अजरुद्दीन ने मुरादाबाद सीट अपने नाम कर ली थी। अजरुद्दीन पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और उनके क्रिकेट खेलने पर बैन लग गया था। इसके बाद अजहरुद्दीन ने 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और अजरुद्दीन पर लगा बैन हट गया था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की पारी छोड़कर सियासी पारी का आगाज किया और 2009 में यूपी की मुरादाबाद सीट से चुनाव जीता था। लेकिन उनका सियासी करियर भी विवादों में रहा, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में सदन की केवल 2 बहसों में हिस्सा लिया था और सिर्फ 5 सवाल पूछे थे और इसकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2014 में एक बार फिर अजरुद्दीन को टिकट दी, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। उन्हें राजस्थान के टोंक से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 2014 का चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में अजरुद्दीन को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। इस बीच अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया, जबकि कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया गया। ममता बनर्जी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष को नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने इस मुद्दे पर दिलीप घोष से शुक्रवार शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। पंजाब की जलंधर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। वो पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद थे। सुशील रिंकू के साथ जलंधर पश्चिम सीट से विधायक शीतल अंगुराल ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इधर कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए और कंगना रनौत के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे लेकर मार्च करते नजर आए। मंडी में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए। उन कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर नजर आए जिनमें कांग्रेस को महिला विरोधी बताया गया। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं और उन्होंने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट को कंगना रनौत का अपमान बता दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और कंगना को टिकट देने के बाद से ही सियासी घमासान तेज हो गया, क्योंकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत की फोटो लगाते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और उसी पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला का अपमान करने का आरोप लगा दिया। हालांकि कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसका विरोध जताने के लिए मंडी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। वहां प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया और एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ महिला आयोग और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कर दी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रिया जो कांग्रेस की नेत्री है उन्होंने की है कंगना के ऊपर। जयराम ठाकुर के मुताबिक हिमाचल के लोग कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी की वजह से कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और प्रदर्शन के जरिए हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कंगना रनौत के साथ मंडी लोकसभा सीट का भी अपमान करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मांडव्य ऋषि के नाम से मंडी का नाम रखा गया था, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में गलत तरीके से मंडी का नाम पेश किया।
दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किल तब बढ़ गई जब हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रतिभा सिंह मंडी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बार मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। मंडी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रतिभा सिंह पिछले 10 दिन में अपने बयान कई बार बदल चुकी हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने दावा किया था कि हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, इसलिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं होगा। फिर कंगना रनौत को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा जता दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहकर कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत बढ़ा दी कि वो मंडी सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाली। बिल्कुल नहीं, मैंने हाईकमान को अपनी बात बोल दी है। प्रतिभा सिंह का हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से 36 का आंकड़ा है। दोनों की खींचतान को ही पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह माना गया था, और अब दोनों नेताओं का यही झगड़ा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सिरदर्द बनता दिखने लगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस को यह डर सताने लगा कि कहीं उसका गढ़ उसके हाथ से फिसल ना जाए। मंडी लोकसभा सीट सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब वहां से सांसद रहे पंडित सुखराम के ऊपर टेलीकॉम घोटाले के आरोप लगे थे। उस वक्त पर पंडित सुखराम नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री के पद पर थे, और जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारी थी तो वहां से कई सूटकेस भर के नोट मिले थे। जब वो सूटकेस खुलने शुरू हुए थे तो उनसे इतने नोट निकले थे जितने उससे पहले कभी किसी नेता के पास मिले नहीं थे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंडित सुखराम के घर से 50 और 100 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि सीबीआई की टीम भी हैरान रह गई थी। अकेले उनके मंडी वाले बंगले से ही सीबीआई ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए जब्त किए थे। और इनमें कई गड्डियां तो उनके घर में मौजूद मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियों के पीछे छिपा कर रखी गई थी। और ऐसी ही कई गड्डियां बिस्तरों, गद्दों और तकियों से निकली थी। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला था, और इसका आरोप हिमाचल की इसी मंडी सीट के सांसद और मंत्री पंडित सुखराम पर लगा था। पंडित सुखराम और उनका परिवार देश की राजनीति के जाने माने नाम है। फिल्म एक्टर सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी जिन आयुष शर्मा से हुई है वो पंडित सुखराम के ही पोते हैं। और उन्हीं पंडित सुखराम का गढ़ माने जाने वाली मंडी सीट एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि पिछले 10 दिन में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर जबरदस्त खींचतान दिखाई दी। ये रस्साकशी सीधे सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच होती नजर आई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच जबानी जंग हुई हो, बल्कि इन दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला दशकों पुराना है। लेकिन इस लड़ाई के मुख्य किरदार सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह नहीं है, बल्कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुखराम के बीच। ये लड़ाई सबसे पहले 1993 में चर्चा में आई। तब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में 52 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। एक तरफ थे वीरभद्र सिंह, जिन्हें राज्य का सीएम बनाना लगभग तय था, लेकिन तभी सुखराम ने जीते हुए 22 विधायकों को साथ लेकर सीएम बनने के लिए बगावत कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की गद्दी भी संभाली, और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुखराम को किनारे लगा दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आग को उन्होंने अपने जीत के सिंहासन से पाट दिया वो अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी। और इसी सुलगती आग ने ज्वालामुखी का रूप तब लिया जब सुखराम के करीबी माने जाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चर्चा में आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुखराम के बाद उन्हीं का करीबी एक बार फिर वीरभद्र सिंह के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया था। लेकिन तब तक वीरभद्र सिंह ने अपने राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया था। मतलब अब हिमाचल कांग्रेस में 2 धड़े साफ हो चुके थे, जिनमें एक तरफ वीरभद्र सिंह थे जो अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की राजनीति के केंद्र में ले आए थे, और दूसरी तरफ सुखराम की राजनीतिक विरासत को उनके शिष्य माने जाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला। और 2013 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और जैसे ही उन्हें यह पद मिला, इसे राज्य में वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के एक छत्र राज के लिए चुनौती की तरह माना गया। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने ये तक चर्चा होने लगी थी कि पार्टी हिमाचल में वीरभद्र सिंह का ऑप्शन ढूंढने लगी है, और माना जाता है कि वो ऑप्शन कोई और नहीं बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, क्योंकि उस वक्त पर कांग्रेस हिमाचल में सिर्फ राजे रजवाड़ों को सत्ता देने वाली पार्टी के दाग को मिटाना चाहती थी। इसीलिए उसने राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना, और माना जाता है इसकी वजह बना वही राजशाही का ठप्पा। मतलब वो पत्थर जिसने वीरभद्र सिंह के लिए कभी पुल का काम किया था, वो वक्त बदलते ही उनके और उनके परिवार के लिए राह का रोड़ा बन गया। माना जाता है कि 2022 में जीत के बाद प्रतिभा सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे था, लेकिन कांग्रेस ने किसी आम आदमी को कुर्सी पर बैठाकर एक नया मैसेज देने की ठान ली थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रही प्रतिभा सिंह अचानक रेस हार गईं, और उनकी जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। होने को इस लड़ाई का फैसला यही हो सकता था, लेकिन दशकों पुरानी इस लड़ाई में प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की दुश्मनी का अध्याय भी जुड़ गया। इस बीच कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट पर सुप्रिया शनेत को नोटिस जारी कर दिया गया।
कंगना रनौत पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आयोग ने उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा। बिहार के आरा में दानापुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। गनीमत यह रही कि आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे उस डिब्बे में सवार सभी यात्री तुरंत नीचे उतर गए। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसके जरिए ब्रेन के अंदर के हिस्से की सभी जानकारियों का पता चल पाएगा। डॉक्टरों को इस डिवाइस की मदद से ब्रेन सर्जरी करने में मदद मिलेगी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर डेरा डाल दिया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर सड़क पर बैठे वीरेंद्र सचदेवा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन हाथों में भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो की तख्तियां लेकर पहुंचे कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस उन्हें धक्का देकर वहां से हटाती नजर आई। पुलिस उन कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए विधानसभा से दूर ले गई और वहां बैरिकेड लगा दिए ताकि वो दोबारा विधानसभा के बाहर इकट्ठा न हो पाए। लेकिन गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। इस दौरान भी उनकी नारेबाजी जारी रही। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो गए और पुतला जलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर से बाहर निकल कर पुतला दहन कर रहे हैं। पीली टी शर्ट पहनकर विधानसभा के बाहर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी विधानसभा के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। रिहा करो केजरीवाल को रिहा करो। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पीले रंग की जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर अरविंद केजरीवाल की एक फोटो भी बनी हुई थी। उस फोटो में वो सलाखों के पीछे खड़े नजर आए। वहीं उस टी शर्ट के पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये कैंपेन चलाया। इससे एक रोज पहले भी सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला था। उस दौरान उन्होंने थाली बजाते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में निकाले गए उस मार्च में बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। भारत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका की उपराजदूत को तलब किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ऐलान किया कि अरविंद केजरीवाल सुबह कोर्ट के सामने दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ा एक-एक सच बताएंगे। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए टीएमसी की छात्र इकाई ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये घटना उस वक्त हुई जब राज्यपाल आसनसोल में मौजूद काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस के काफिले के वहां पहुंचते ही टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यपाल go back, go back, go back. राज्यपाल go back, go back, go back. तस्वीरों में दिखा कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के आने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। उनके हाथों में काले झंडे और पोस्टर नजर आए। इस दौरान वहां सुरक्षा का भी तगड़ा इंतजाम दिखाई दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से दूर कर दिया, लेकिन राज्यपाल का विरोध करते हुए वो लोग रास्ते के किनारे ही खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। टीएमसी की छात्र इकाई ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर केंद्र सरकार के इशारे पर ममता सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। इस बीच आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 2 नए पोस्टर जारी कर दुनिया के कई देशों में बड़े आतंकी हमले की धमकी दे दी। इन पोस्टरों में रूस की राजधानी मॉस्को की तरह लंदन, पेरिस, रोम और मैड्रिड में अटैक की खुली धमकी दी गई।
पिछले हफ्ते रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादियों ने गोलीबारी करके कोहराम मचा दिया था और उस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस के ही खुरासान मॉड्यूल ने ली थी। आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन आईएसआईएस का ही एक हिस्सा है। 22 मार्च को आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर हमला कर दिया था। उस हमले में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मॉस्को के हमले की तरह ही दुनिया के दूसरे बड़े देशों को आतंकी हमले करने की खुली धमकी दे दी और इसके लिए आईएसआईएस ने 2 नए पोस्टर जारी किए। पहले पोस्टर में फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, इटली की राजधानी रोम और स्पेन की राजधानी मद्रिद की तस्वीरें दिखाई दी। इन शहरों की तस्वीरों के साथ अंग्रेजी भाषा में हु इज द नेक्स्ट यानी अगला कौन है लिखा हुआ नजर आया। आईएसआईएस के इस धमकी भरे पोस्टर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां चौकन्ना हो गई, क्योंकि आईएसआईएस ने इस पोस्टर के जरिए इन शहरों में रूस की राजधानी मॉस्को की तरह आतंकी हमला करके कोहराम मचाने की धमकी दी और रूस समेत यूरोप के तमाम देशों की जेलों में बंद आईएसआईएस के आतंकियों के साथ हो रहे अत्याचार का बदला लेने का जिक्र किया। आईएसआईएस खुरासान ने जो दूसरा पोस्टर जारी किया उसमें मॉस्को हमले को उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा बताया गया। पूरी दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए आईएसआईएस खुरासान ने पिछले हफ्ते हुए मॉस्को हमले के कई वीडियो भी जारी किए थे और आईएसआईएस खुरासान की तरफ से जारी उन वीडियो में हथियार बंद कुछ आतंकी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल के बाहर और अंदर अंधाधुंध गोलीबारी करते दिखाई दिए थे। उस हॉल के बाहर से आए एक वीडियो में 4 आतंकी वहां मौजूद लोगों को गोलियों से छलनी करते नजर आए थे। आतंकियों ने उन पर इतनी गोलियां चलाई थीं कि पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया था। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने के लिए AK-47 जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया था। हॉल के बाहर कई लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सभी आतंकी हॉल के अंदर दाखिल हो गए थे और वहां भी लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी और मॉस्को में हुए इस हमले की वजह से पूरा रूस कांप गया था। लेकिन हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान ने 2 नए पोस्टर जारी कर दुनिया भर के कई देशों की नींद उड़ा दी, क्योंकि आईएसआईएस ने अपने दूसरे पोस्टर में मॉस्को के इस भयावह हमले का जिक्र किया। आईएसआईएस ने धमकी दी कि रूस हो या यूरोप का कोई देश जहां कहीं भी जेल में बंद उनके साथियों पर अत्याचार होगा वो उसका बदला ऐसे ही लेंगे। हालांकि रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल सभी आतंकियों को रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के पास से पकड़ने का दावा किया था। रूस के मीडिया के मुताबिक पकड़े गए 4 आतंकी ताजिकिस्तान के रहने वाले हैं और जांच में आईएसआईएस खुरासान से इनका कनेक्शन भी सामने आया। ताजिकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान की सीमा से लगती है और 2014 में अफगानिस्तान में ही आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान अस्तित्व में आया था। आतंकियों का यह संगठन आईएसआईएस का ही हिस्सा है और दावा है कि इस संगठन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी चलाते हैं। अफगानिस्तान के ही नंगरहार प्रांत में आईएसआईएस खुरासान का मुख्यालय बताया जाता है, जो पाकिस्तान की सीमा से बेहद नजदीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस खुरासान का मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है। खुरासान एक फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले आईएसआईएस के सरगना बगदादी ने खुरासान का नक्शा तैयार किया था और उस नक्शे में आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आता है। इसके अलावा इस नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। बताया गया है कि शुरुआत में खुरासान के लड़ाके आतंकी संगठन अलकायदा के लिए काम करते थे, लेकिन 2014 के बाद आईएसआईएस खुरासान क्रूरता का नया नाम बन गया। आईएसआईएस के करीब 20 मॉड्यूल हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल को ही माना जाता है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 6 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 महिला कमांडरों समेत 6 नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि मारे गए नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम रखा गया था। हमारा भी कोशिश है कि महोदयों का जो खिलाफ एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करें ताकि क्षेत्र में शांति बना रहे। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ सदानंद वसंत दाते को एनआईए का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। वो इस पद पर 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। सदानंद दाते 26/11 आतंकी हमलों में मुंबई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में भी शामिल थे। उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया। उधर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें सामने आ गईं, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन के बीच महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पाया था। उद्धव ठाकरे ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे उनमें कुछ सीटों पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे।
मतलब जिन लोकसभा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी दावेदारी ठोक दी, उन सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की नजरें थी। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर संजय दिना पाटिल के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि शरद पवार गुट इस सीट पर अपनी दावेदारी में लगा था। शरद पवार की पार्टी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 1 सीट की मांग कर रही थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट ने 6 में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे ने 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट की खबरें आने लगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के फैसले से नाराज बताए गए और उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के कार्यकर्ताओं ने तो मुंबई में प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे पर मनमाने तरीके से उम्मीदवारों के ऐलान का आरोप लगा दिया और सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने तो अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान पर नाराजगी जाहिर की और गुस्से में तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान से शिवसेना यूबीटी गुट के साथ गठबंधन तोड़ने की अपील कर दी। कांग्रेस को बचाना है, दो ही ऑप्शन है, एक तो हम अलायंस तोड़ दें और दूसरा नहीं तो फ्रेंडली फाइट करें। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को दबाने का प्लान बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से कांग्रेस को बाहर कर देना चाहते हैं। मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की गाड़ी चुनावों से ठीक पहले पटरी से उतरती नजर आ रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का दावा है कि विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद है ही नहीं। अगर कोई विवाद होगा भी वो संवाद के माध्यम से खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ चुनावी जंग के लिए कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने कुछ और छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनके बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी थी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान करके महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ा दी, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के इन 17 उम्मीदवारों में उन सीटों के उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी थी। महाराष्ट्र की सांगली, भिवंडी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव गुट के उम्मीदवार उतारे जाने से विवाद बढ़ गया और महाविकास अघाड़ी के टूटने की अटकलें शुरू हो गईं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से वो इस सीट के उम्मीदवार बनेंगे। इस सीट पर उत्तर भारतीय वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, मतलब यहाँ उत्तर भारतीय वोटर इतने हैं कि उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया। इस पर संजय निरुपम बुरी तरह भड़क गए। खिचड़ी चोर को शिवसेना जबरदस्ती उम्मीदवार बना रही है, उससे कांग्रेस के लोगों का मन बहुत आहत है। मैं भी नाराज हूं। अमोल कीर्तिकर के खिलाफ ईडी ने समन्स जारी किए थे। उन पर कोविड के दौरान मुंबई में गरीबों को बांटी जाने वाली खिचड़ी में घोटाले का आरोप लगा था। मुंबई उत्तर पश्चिम के अलावा महाराष्ट्र की सांगली और भिवंडी लोकसभा सीट को लेकर भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में विवाद बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए थे, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद बात बिगड़ गई। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इन दोनों सीटों पर फिर से विचार करने की अपील की, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ही नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने भी महाविकास अघाड़ी को झटका दे दिया। उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात नहीं बनने पर प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से अपनी राहें अलग कर ली। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रकाश आंबेडकर ने 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधली असणारी डिफरेंसेस आहेत। प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और 2024 में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीटों पर बात नहीं बन सकी और वो अलग हो गए। हालांकि शरद पवार गुट ने प्रकाश आंबेडकर से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। आंबेडकर साहेब, तुम्ही आंबेडकरी विचारांचे पुरस्कर्ते आहात। तुमचं रक्ताचं नातं आहे, आमचं विचारांचं नातं आहे। रक्त आणि विचार एकत्र आले तर आपण कोणालाही थोपवू शकतो। महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद भी प्रकाश आंबेडकर ने नागपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया, जबकि सांगली सीट पर उन्होंने ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। और महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर प्रकाश आंबेडकर ने खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। यानी एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में जुटी महाविकास अघाड़ी चुनाव से ठीक पहले ही बिखर गई। इस बीच मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
मशहूर कॉमेडियन और रियलिटी शो बिग बॉस के विजेता मुनव्वर फारूकी को मुंबई में एक अवैध हुक्का बार में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया था। पंजाब में 140 करोड़ के अमरूद बाग घोटाला मामले में ईडी ने कई जिलों में छापेमारी की। खबर है कि इस दौरान पंजाब के 2 बड़े आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। यही नहीं, ईडी ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और पंजाब एक्साइज कमिश्नर वरुण डुजम के घर पर भी कार्रवाई की। ये मामला अमरूद के बाग के मुआवजे की आड़ में करोड़ों रुपए की हेराफेरी से जुड़ा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा के उल्लंघन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सुबह अपने दफ्तर बुलाया। महुआ मोइत्रा के अलावा कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी ईडी ने समन्स भेजे। उधर अमेरिका के मैरीलैंड में एक जहाज की टक्कर से नदी पर बने एक विशालकाय पुल के टूटकर गिरने के मामले की जांच शुरू हो गई। ये भयानक हादसा एक रोज पहले हुआ। नदी पर बना करीब 2.5 किलोमीटर लंबा स्टील का वो मजबूत पुल 45 साल से ज्यादा पुराना था। लेकिन माल ढोने वाले उस जहाज की जोरदार टक्कर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। मैरीलैंड में हुए इस हादसे से वहां का प्रशासन सख्ते में आ गया और आनन फानन में इस हादसे की जांच शुरू कर दी गई। एक रोज पहले हुए इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई थी वो खौफ से भर देने वाली थी। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो, क्योंकि उस पुल के एक खंबे से जहाज के टकराने के बाद वो एक तरफ से गिरना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल किसी खिलौने की तरह नदी में समा गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हादसे में पुल की मरम्मत का काम देखने वाले 6 कर्मचारी लापता हो गए थे, जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। हादसे की तस्वीरों में दिखा कि पुल से टकराने के बाद माल ढोने वाला वो जहाज भी आग की चपेट में आ गया। लेकिन गनीमत ये रही कि जहाज पर मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उस जहाज पर मौजूद चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मैरीलैंड के गवर्नर ने चालक दल की तारीफ करते हुए बताया कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो यह हादसा कई और जिंदगियों को निगल लेता। क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक अचानक उस जहाज की बिजली कटने के बाद वो बेकाबू होकर तेजी से उस पुल की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन जानकारी के मुताबिक ऐसा होते ही उस जहाज के चालक दल ने फौरन खतरे की जानकारी वहां के प्रशासन को दे दी थी, जिसके बाद वक्त रहते उस पुल पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। और यही वजह रही कि जब वो पुल गिरा तो उस पर गिनी चुनी गाड़ियां ही मौजूद थी। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक उन गाड़ियों में भी कोई सवार नहीं था। लेकिन दिल दहला देने वाले इस हादसे ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी, क्योंकि अमेरिका के मैरीलैंड में पटाप्सको नदी पर बने फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से रोजाना करीब 33,000 गाड़ियां गुजरती थी। इस पुल के नीचे मौजूद पानी वाला रास्ता समुद्री व्यापार के लिए काफी अहम है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के रास्ते अमेरिका के बाल्टीमोर पोर्ट तक जाने के लिए जहाजों को यहीं से गुजरना पड़ता है। बाल्टीमोर पोर्ट से हर साल $80 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। यही वजह रही कि उस पुल के गिरने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार इसे दोबारा बनाएगी। साल 1977 में तैयार हुए करीब 2.5 किलोमीटर लंबे उस पुल को पूरी तरह स्टील से बनाया गया था। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले कवि फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया था। इस बीच गृह मंत्री ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा हटाने पर विचार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस एक्ट को हटाने पर विचार करेगी। इस एक्ट के हटने से जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरह पुलिस के पास होगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून लाने की तैयारी में है। उन्होंने भरोसा दिया कि इससे गरीबों से लूटे गए 3,000 करोड़ रुपए लोगों को वापस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कर्नाटक बीजेपी की शिकायत पर कोप्पल में उन पर केस दर्ज कर लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के शामली की कैराना लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंची समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन के नामांकन के दौरान बवाल हो गया। वो जब नामांकन करने पहुंची तो उनके साथ आए एक समर्थक ने अचानक अपने जेब से लाल रंग की एक टोपी निकालकर अपने सिर पर पहनने की कोशिश की और यही टोपी वहां बवाल की वजह बन गई, क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर पवार ने लाल रंग की उस टोपी को अपने सिर पर पहना, पुलिस ने उनकी टोपी उतरवा दी। पुलिस के रोकने से वो नाराज भी हो गए। ऐसा कुछ है तो फिर आप जाने, लेकिन आगे फिर किसी और की टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। असल में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नामांकन के लिए आए किसी भी प्रत्याशी या फिर उसके समर्थक को नामांकन हॉल में किसी भी पार्टी से जुड़ी चीजें लेकर आने की अनुमति नहीं होती। आसान शब्दों में कोई भी प्रत्याशी अपने साथ अपनी पार्टी के झंडे, बैनर या फिर चुनाव चिन्ह लेकर नहीं जा सकता। और ये लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहचान मानी जाती है, वही पार्टी जिसने इकरा हसन को कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रशासन के मुताबिक इसी वजह से डॉक्टर सुधीर पवार को टोपी उतार कर अंदर जाने की सलाह दी गई।
क्योंकि वो जिन इकरा हसन के नामांकन का पर्चा भरवाने आए थे उन्हें अखिलेश यादव की पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इकरा हसन मुनव्वर हसन की बेटी, ये वही परिवार है जिसका पिछले कई दशकों से कैराना लोकसभा सीट पर दबदबा माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इकरा हसन हसन परिवार से राजनीति में आने वाली तीसरी पीढ़ी है। उनसे पहले उनके दादा, पिता, मां और भाई भी यूपी की राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इकरा हसन खुद भी पिछले कई साल से राजनीति में एक्टिव रही। कहा तो यह भी जाता है कि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच उतरकर उन्होंने ही अपने भाई नाहिद हसन की जीत पक्की करवाई थी, जबकि नाहिद हसन उस वक्त जेल में बंद थे। समाजवादी पार्टी ने दलील दी कि इकरा हसन को इसलिए चुना गया क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी और समझदार उम्मीदवार हैं। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से लॉ की पढ़ाई भी की। हालांकि माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलने की वजह उनका पारिवारिक रसूख भी बना, क्योंकि उनके परिवार के किस्से सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके परिवार का इतिहास और कहानियां कैराना की पहचान मानी जाती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैराना में लड़ाई दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि कई दशकों से दो परिवारों की रही है। और पिछले कई चुनाव में ये मुकाबला सीधे सीधे हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन के परिवार के बीच रहा। हालांकि कहने को तो ये दो अलग अलग परिवार हैं, लेकिन असल में इन दोनों के पूर्वज एक ही थे। मतलब कैराना के सियासी रण में एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरने वाले हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन के पूर्वज सालों पहले भाई थे और वो एक ही परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। आज से करीब 120 साल पहले कैराना के आसपास के करीब 84 गांव में बाबा कलसा का दबदबा माना जाता था। वो गुर्जर समुदाय से आते थे और इन्हीं बाबा कलसा का परिवार सालों बाद दो हिस्सों में बढ़ गया। इनमें एक धड़ा गुर्जर रहा और दूसरे धड़े ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जिस धड़े ने गुर्जर रहना चुना उनकी अगुवाई सालों बाद हुकुम सिंह ने की, जबकि धर्म बदलकर मुस्लिम हुए धड़े की राजनीति में एंट्री चौधरी अख्तर हसन ने करवाई थी। मतलब कैराना में सियासी दंगल में एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने वाले ये दोनों ही परिवार एक ही वंश का हिस्सा है और करीब 40 साल से ये दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ कैराना में ताल ठोक रहे हैं। इनमें गुर्जर धड़ा यानी हुकुम सिंह वाला परिवार बीजेपी की टिकट पर लड़ता आया है, जबकि चौधरी अख्तर हसन 1984 में कांग्रेस से जीते थे। हालांकि उनके बेटे मुनव्वर हसन के वक्त से यह परिवार समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया और माना जाता है कि तभी से इन दोनों परिवारों की राह अलग हो गई। हालांकि इसके बावजूद ये दोनों परिवार एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त पर हमेशा साथ नजर आए। मतलब पारिवारिक तौर पर इनके बीच कभी खटास नहीं आई, लेकिन जब जब बात राजनीति की आई दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इन दोनों परिवारों के बीच ये राजनीतिक लड़ाई शुरू से इतनी कट्टर नहीं थी, क्योंकि मुनव्वर हसन लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो वहीं हुकुम सिंह ने विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमाई हुई थी। ये दोनों ही नेता धुरंधर माने जाते थे। मुनव्वर हसन तो ऐसे अकेले नेता थे जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों से चुने गए थे और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दूसरी तरफ हुकुम सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी 6 बार विधायक का चुनाव जीता था। इसी बीच साल आया 2008 जब मुनव्वर हसन की हत्या कर दी गई। इसके अगले ही साल चुनाव हुए और बीजेपी ने माहौल को भांपते हुए हुकुम सिंह को ही टिकट थमा दिया और उनका मुकाबला हुआ मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम बेगम से। तब तबस्सुम बेगम बीएसपी की टिकट पर लड़ी थी, क्योंकि तब बीएसपी उस गठबंधन का हिस्सा थी जो बीजेपी के खिलाफ बना था। इस चुनाव में तगड़ी टक्कर देने के बावजूद हुकुम सिंह चुनाव हार गए थे। लेकिन अगला चुनाव आने से पहले कैराना में सब कुछ बदल गया, क्योंकि 2014 के चुनाव से ठीक 1 साल पहले यानी 2013 में मुजफ्फरनगर में भीषण दंगे हो गए थे और मुजफ्फरनगर के इन्हीं दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा और खास तौर पर कैराना की लोकसभा सीट पर, क्योंकि कैराना की सीट इसी मुजफ्फरनगर के पास है। 2011 में मुजफ्फरनगर से कटकर ही शामली जिला बना था। इसी शामली जिले में कैराना सीट भी आती है और यही वजह रही कि 2013 में हुए उन दंगों ने 2014 में कैराना में 2 धड़े साफ कर दिए और हुकुम सिंह ने तब तक हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि 2014 की मोदी लहर ने उनके लिए सोने पर सुहागे का काम किया। इसका असर ये हुआ कि 2014 में पहली बार हुकुम सिंह कैराना की लोकसभा सीट पर जीत गए। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद बीजेपी ने यूपी की 80 में 73 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें कांग्रेस के लिए मजबूत सीट रही कैराना भी बीजेपी ने उससे छीन ली। इस सीट पर हुकुम सिंह ने मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन को करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2018 में हुकुम सिंह की मौत हो गई, लेकिन 2019 के चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। तब हुकुम सिंह के परिवार से तो कोई नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने प्रदीप चौधरी को समर्थन देकर कैराना से जितवाया था। हालांकि इस कैराना सीट से सिर्फ हसन परिवार और हुकुम सिंह का किस्सा नहीं जुड़ा, बल्कि ये सीट बीएसपी प्रमुख मायावती के चुनावी इतिहास का हिस्सा भी रही। कैराना वो सीट है जहां से मायावती ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो साल था 1984। तब बहुजन समाज पार्टी नई थी और मायावती को कैराना से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मायावती ने वहां चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन नतीजे कांग्रेस की टिकट पर लड़े चौधरी अख्तर हसन के पक्ष में आए थे। इस चुनाव में मायावती तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उन्होंने करीब 45,000 वोट हासिल कर लिए थे।
और तब नई नवेली पार्टी के लिए इतने वोट जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। और बाद में मायावती ने यह साबित भी किया कि वो राजनीति में लंबी पारी खेलने आई थी। हालांकि इस चुनाव में जीतने वाले चौधरी अख्तर हसन ने इस जीत के बाद अच्छी खासी राजनीतिक विरासत तैयार कर ली, क्योंकि उनके बेटे मुनव्वर हसन भी इसी कैराना की सीट से सांसद चुने गए थे और अब उनकी पोती यानी इकरा हसन को भी समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इधर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मैच में उनको स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। इसके बाद बीसीसीआई ने यह कार्रवाई की। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए बल्लेबाज बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त कर सकता है। पिछले साल भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान तो शाहीन शाह अफरीदी को T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था। जुलाई में होने वाले क्रिकेट के महिला एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में होगा। इस बार 8 टीमें महिला एशिया कप में हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और नेपाल की टीमें होंगी, तो ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड को रखा गया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चीन के नागरिकों पर एक रोज पहले हुए हमले का वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो गाड़ी धमाके के साथ उड़ती हुई दिखी, जिसमें चीन के इंजीनियर एक बांध बनाने के लिए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे थे। इस हमले में 5 चीनी नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। और इसी हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें नीले रंग की एक गाड़ी धमाके के साथ उड़ती दिखाई दी। ये वीडियो चीनी इंजीनियरों को बांध के प्रोजेक्ट की तरफ लेकर जा रहे काफिले की एक गाड़ी में सामने की तरफ लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में गाड़ियों का वो काफिला खैबर पख्तूनख्वा के एक पहाड़ी इलाके से गुजरता दिखा। कई गाड़ियों के आगे एक नीले रंग की गाड़ी घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी। तभी एक जगह जैसे ही वो गाड़ी एक तरफ मुड़ी, उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि पलक झपकते ही गाड़ी के परखचे उड़ गए। साथ ही उसके पीछे जा रही गाड़ी के सामने के शीशे में भी दरार पड़ गई। एक रोज पहले हुए इस हमले में चीन के 5 नागरिकों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। और यही वजह रही पाकिस्तान पर चीन बुरी तरह भड़क गया। उसने अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगा दी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले को मिलाकर बीते एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर 3 बार हमले हो चुके। और इसी वजह से चीन गुस्से से आग बबूला उठा। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की सरकार को लताड़ लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे चीन के लोगों पर बीते एक हफ्ते में 3 बार हमले हो चुके हैं। यही नहीं, एक रोज पहले हुए आत्मघाती हमले में चीन के 5 इंजीनियरों की जान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के जिन इंजीनियरों की मौत हुई वो सिंधु नदी पर बन रहे दासू बांध से जुड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बेशम शहर के करीब हमला हुआ था, जिसके बाद चीन बुरी तरह भड़क गया और उसने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि वो इस हमले की जांच करके हमलावरों को जल्द से जल्द सजा दे। और चीन के इसी गुस्से की वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर आनंद फानंद में एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। और इस बैठक में शहबाज सरकार के मंत्रियों के अलावा पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस इमरजेंसी बैठक में पाकिस्तान में काम करने वाले चीन के नागरिकों की फौरन सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए। यानी चीन की एक फटकार ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को घुटनों पर ला दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। यही नहीं, दावा किया गया कि इसके लिए पाकिस्तान को चीन से भारी भरकम कर्ज भी दिया गया। लेकिन कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो CPEC प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के लोगों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रहा। यही वजह रही कि उसे चीन से बार बार खरी खोटी सुननी पड़ती है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करने का दावा किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांगली में एक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 250 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक रेस्टोरेंट मालिक की हत्या से हड़कंप मच गया। हमलावरों ने उन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक मृतक 2010 में हत्या के एक मामले में शामिल था। पंजाब के अमृतसर में BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन बरामद करने का दावा किया। ये ड्रोन करीब 10 किलो सामान आसानी से उठा सकता है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान से भारत में ड्रग सप्लाई करने के लिए इस तरह के ड्रोन का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। इधर बिहार के दरभंगा में एक लड़के की मौत के बाद ऐसा बवाल हुआ कि पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। बताया गया कि एक ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद उस पर सवार एक लड़का पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसीलिए गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। तस्वीरों में वहां तैनात पुलिसकर्मी लोगों की पत्थरबाजी से बचते नजर आए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें एक ऑटो एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारता नजर आया।
टक्कर लगते ही उस मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग हवा में उछल गए। इस दौरान वहां से पुलिस की एक गाड़ी गुजर रही थी। बताया गया कि उसमें एक लड़का उस गाड़ी के नीचे आ गया और वो गाड़ी उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और इसलिए उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हाथों में लाठी लिए पुलिसकर्मी भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए। तस्वीरों में वहां की सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए। कई घंटों तक चले इस जोरदार हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की लिखी एक चिट्ठी ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया। उस चिट्ठी के जरिए उन जजों ने आरोप लगाया कि उन्हें डरा धमकाकर गलत फैसले लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला आरोप उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया और दावा किया गया कि जजों को ब्लैकमेल करने के लिए ISI उनके बेडरूम तक घुस गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में 6 जजों ने वो चिट्ठी लिखकर ISI पर इंसाफ का गला घोटने का आरोप लगाया। उस चिट्ठी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग पिछले 2 साल से जजों की निगरानी करते आए हैं। दावा किया गया कि इसके लिए कई जजों के बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इतना ही नहीं, उस चिट्ठी में दावा किया गया कि जजों के परिवार वालों और रिश्तेदारों को अगवा कर उनके साथ मारपीट तक की गई, ताकि जिन मामलों की सुनवाई वो कर रहे हों उन्हें मनमाफिक तरीके से बदलवाया जा सके। यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जजों पर दबाव बनाकर और उन्हें धमकाकर वहां की न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा डाली। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन की बेटी पर ED ने शिकंजा कस दिया। खबर है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने केस दर्ज कर लिया। वीणा विजयन पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनी को 1 करोड़ 72 लाख रुपए का अवैध भुगतान किया। सूत्रों के मुताबिक ED जल्द ही इस मामले में शामिल लोगों से पूछताछ करेगी। सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसमों में इस्तेमाल होने वाली सड़क का निर्माण पूरा कर लिया। ये सड़क करगिल लेह हाईवे को दारचा और निमू से गुजरने वाले मनाली से जोड़ेगी। ये सड़क करीब 298 किलोमीटर लंबी है। गोवा में लापता हुई नेपाल की धनगढ़ी के मेयर की बेटी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकालने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक नेपाल के मेयर की बेटी आरती हमाल गोवा के एक होटल में अपने 2 दोस्तों के साथ मिली। वो 1 महीना पहले नेपाल से गोवा के एक आश्रम में आई थी, लेकिन 1 दिन पहले वो लापता हो गई। इधर राजस्थान के 12 में दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाश यूको बैंक की एक ब्रांच में घुस गए और उन्हें देखते ही वहां मौजूद कर्मचारियों की सांसें अटक गईं, क्योंकि उन दोनों बदमाशों ने कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाई और बड़े ही आराम से लूट की वारदात को अंजाम दिया। और लूट के दौरान उनमें एक बदमाश बैंक के अंदर पिस्तौल लहराता नजर आया। कुछ देर में तो उसने वहां मौजूद कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दिया और उन्हें धमकाता दिखाई दिया। इसके बाद तो वो कर्मचारी दहशत में आ गए और हाथ ऊपर करके अपनी जगह पर खड़े रहे, जबकि उस बदमाश का साथी काउंटर के दूसरी तरफ खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान उसने काले रंग के एक बैग को फर्श पर रख दिया और काउंटर से कैश लेकर बैग में डालता नजर आया और बैंक के कर्मचारी वहां चुपचाप खड़े रहने पर मजबूर हो गए। इस बीच वो रुक रुक कर कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाता रहा। वहां वो काफी देर तक अपने बैग में नोटों की गड्डियां डालता दिखाई दिया। इसके बाद वो काउंटर के दूसरी तरफ गया। वहां उसने अपने साथी से कुछ कहा और कुछ देर में वो दोनों पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने अपनी SIT टीम्स और दूसरी टीम्स बना ली। बताया गया कि उन नकाबपोश बदमाशों ने यूको बैंक की उस ब्रांच से 10 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती से नदी में एक लड़की के डूबने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के हाथ पांव तक सुन पड़ गए, क्योंकि नदी में कूदने के बाद वो लड़की कुछ ही मिनटों के अंदर डूब गई और इस घटना की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। डरा देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़की नदी में डूबती दिखाई दी। वो कुछ देर तक तो हाथ पांव मारती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो पानी के अंदर समाती नजर आई। नदी में एक लड़की के डूबने की वजह से वहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किनारे पर खड़े किसी भी आदमी की हिम्मत नदी में कूदकर उसे बचाने की नहीं हुई। बाद में गोताखोरों की मदद से पुलिस ने लड़की के शव को बाहर निकाला। वहां से आई एक तस्वीर में लड़की के घर वाले बुरी तरह बिलखते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक 17 साल की वो लड़की पास के ही एक गाँव की रहने वाली थी। कुछ समय से उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, जिसका वो दवाई इलाज भी कहीं करा रहे थे। ये घटना उस वक्त हुई थी जब उस लड़की ने नदी पर बने पुल से अचानक नीचे छलांग लगा दी थी। उसके नदी में कूदने के बाद आसपास के लोगों ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। इस बीच कोलकाता एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान का पंख एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के पंख से टकरा गया। ये घटना तब हुई जब इंडिगो की ये फ्लाइट टैक्सीवे से गुजर रही थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं लगी। बाद में इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। खबर है कि 5 ग्लोबल टेक कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर मार्च महीने में 8000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कर्मचारियों की छटनी करने वाली कंपनियों में एप्पल, IBM, डेल, एरिक्सन और टर्निटिन शामिल हैं।
यूपी के बरेली में 2010 में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा इस मामले में बरेली की ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने मौलाना तौकीर रजा की बीमारी का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर नहीं की। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक तेज रफ्तार कार ने इतनी खतरनाक टक्कर मारी कि वहां खड़े लोगों का दिल दहल गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्कूटर सवार आदमी सड़क के दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था और तभी सामने से आ रही उस तेज रफ्तार कार ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। वीडियो में वो स्कूटर सड़क के दूसरी तरफ आने के लिए मुड़ता नजर आया। इस दौरान वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही उस कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उस स्कूटर पर सवार दोनों लोग हवा में उछल गए और उस कार के बोनेट पर आ गिरे और फिर वहां से फिसलते हुए वो जमीन पर गिर गए, जबकि उनका स्कूटर घिसटता हुआ दूर चला गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में जमकर भागम भाग हुई। 2 सीटों पर तो हाल ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि 5 नेताओं ने नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को और भी वजीयत झेलनी पड़ी। वहां रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन भर दिया। सुबह खबर आई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 2 और नेताओं ने रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के करीबी अब्दुल सलाम तो दौड़ते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर गए और हांफते हुए कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए। इससे पहले आजम के एक और करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा। यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी के नाम का औपचारिक ऐलान किया था और इसी वजह से रामपुर में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि जेल में बंद आजम खान रामपुर में अपने करीबी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी थी। सूत्रों ने बताया कि आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी के बाद रामपुर में खींचतान शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नामांकन के लिए दौड़ लगाते दिखे थे। रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब खानदान के लोगों की तूती बोलती थी। लेकिन आजम खान का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था, लेकिन आजम खान ने नवाब खानदान के दबदबे वाले रामपुर में अपनी अलग पहचान बनाई। या यूं कहें कि आजम खान रामपुर में नवाब खानदान का विकल्प बन गए और धीरे धीरे रामपुर में नवाब खानदान की सियासत का अंत हो गया, क्योंकि आजम खान रामपुर के आम लोगों की आवाज बन गए थे और इसमें उनका सुन्नी समुदाय से होना बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान शिया समुदाय का था और रामपुर में रहने वाले आम लोगों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा थे और आजम खान भी सुन्नी समुदाय से ही आते थे। माना जाता है कि आजम खान को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में इस बात का बहुत फायदा हुआ था और 1977 में विधानसभा का चुनाव हारने वाले आजम खान की रामपुर में तूती बोलने लगी थी और आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी पैठ बना ली थी। मामूली खानदान से आने वाले आजम खान वहां निचले तबके और मजदूरों की आवाज बन गए थे। अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले आपातकाल में वो जेल भी गए थे और जेल से निकलते ही उन्होंने सियासत में अपना पहला कदम रखा था, लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते थे और उनके पिता एक टाइपिंग सेंटर चलाते थे और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया था। यानी आजम खान के पास संसाधनों की कमी थी और कहते हैं कि संसाधनों की कमी ही 1977 के विधानसभा चुनावों में आजम खान की हार की वजह बनी थी। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद आजम खान ने हार नहीं मानी थी और खुद को टाइपिस्ट का बेटा बताकर आम लोगों से खुद को जोड़ा था। तब के पत्रकार बताते हैं कि आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना गुरु बनाया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों का विरोध करते थे, क्योंकि आजादी से पहले रामपुर का नवाब खानदान अंग्रेजों का करीबी माना जाता था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी ने अपना रुख बदल लिया था। आजादी के बाद तो नवाब खानदान के लोग सियासत में आ गए थे, लेकिन जब तब के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर को रामपुर के नवाब खानदान ने प्रताड़ित भी किया था और इसीलिए वो खुलकर उनके खिलाफ बोलते थे। और बाद में रामपुर में अपनी सियासी जमीन जमाने के लिए आजम खान ने भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सुर में सुर मिलाया था। वो रामपुर के नवाब खानदान के खिलाफ खड़े हो गए थे। कई साल बाद आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी तक खोल दी थी। यानी आजम खान ने नवाब खानदान से लोहा लेने के लिए मोहम्मद अली जौहर का सहारा लिया था, या यूं कहें कि उन्हें अपनी सीढ़ी बनाया था। और धीरे धीरे नवाब खानदान की पकड़ रामपुर की सियासत से कमजोर होने लगी थी। लेकिन इससे पहले रामपुर में नवाब खानदान का ही एक छत्र राज था।
आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में रामपुर में देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद चुनाव जीते थे। कहते हैं रामपुर के नवाब परिवार ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद 1967 में नवाब रजा अली खां की सिफारिश से सैयद मोहम्मद मेहदी को टिकट मिला था और 1967 में भी रामपुर में कांग्रेस का जलवा कायम था। लेकिन इसके बाद नवाब खानदान ने किंग मेकर के बजाय किंग बनने का फैसला किया और नवाब रजा अली खां के बेटे जुल्फिकार अली खां ने 1967 में रामपुर से चुनाव लड़ा था। वो ये चुनाव जीत गए थे और इसके बाद वो कांग्रेस की टिकट पर 1971 का चुनाव भी जीत गए थे। 1977 में आपातकाल की वजह से कांग्रेस विरोधी लहर थी, इसलिए जुल्फिकार अली खान चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बाद वो 1980, 1984 और 1989 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। नवाब खानदान के जुल्फिकार अली सेना में मेजर थे और उन्हें मिकी मियां भी कहा जाता था। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी रामपुर से सांसद चुनी गई थी और मिकी मियां के बेटे भी रामपुर से ही विधायक हैं। यानी आजादी के 2 साल बाद भारत का हिस्सा बनने वाले रामपुर की सियासत में पीढ़ी दर पीढ़ी नवाब खानदान का दबदबा रहा। रामपुर की रियासत 1949 में भारत का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि तब के रामपुर के नवाब रजा अली खां और उनके बेटे मुर्तजा अली खां में अनबन हो गई थी। इसका फायदा रामपुर के मुख्यमंत्री बशीर हुसैन जैदी ने उठाया था और 1947 से 1949 के बीच रामपुर में खूब बवाल हुआ था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद रामपुर रियासत का भारत में विलय हो गया था और 1 दिसंबर 1949 को रामपुर को उत्तर प्रदेश का जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत में विलय से पहले रामपुर 15 तोपों की सलामी वाली रियासत थी। तोपों की सलामी वाली ये प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी और इससे पता चलता था कि किस रियासत का कद कितना बड़ा है और जिसका कद सबसे बड़ा होता था उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती थी और जिन रियासतों का कद कम होता था उन्हें कम तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे जोधपुर की रियासत के महाराज को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और रामपुर की रियासत के नवाब को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। यानी अंग्रेजों के समय में रामपुर की रियासत का कद बहुत ऊंचा नहीं था और ये 1774 में अवध के साथ हुई एक संधि के बाद अस्तित्व में आई थी। या यूं कहें कि रामपुर की रियासत अवध से अलग होकर बनी थी। नवाबों के शासन से पहले रामपुर में कटेहर राजपूतों का शासन था और राजा राम सिंह वहां के राजा थे। उन्हीं के नाम पर रियासत का नाम रामपुर रखा गया था। लेकिन नवाब का शासन आने के बाद नवाब फैजुल्ला खां को रामपुर का नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने रामपुर का नाम फैजाबाद रख दिया था। लेकिन बाद में नवाब फैजुल्ला खां को पता चला कि फैजाबाद नाम का शहर भारत में है। इसके बाद रामपुर का नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि मुस्तफाबाद नाम से भी भारत में एक और शहर है, तो उन्होंने एक बार रियासत का नाम फिर से बदल दिया था और एक बार फिर रियासत का नाम रामपुर रख दिया गया था। और भारत में शामिल होने के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट बन गई थी। रामपुर लोकसभा सीट मुरादाबाद मंडल में आती है और इसकी सीमा से बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ लोकसभा सीटों की सीमा लगती है। बड़ी बात यह कि रामपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी रामपुर में जीत और हार की चाबी मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास है। इसका सबूत है वहां हुए 18 लोकसभा चुनाव के नतीजे। इन चुनावों में 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीते। लेकिन कहते हैं कि आजम खां को रामपुर में सुन्नी समुदाय की ज्यादा मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक तेज रफ्तार कार ने इतनी खतरनाक टक्कर मारी कि वहां खड़े लोगों का दिल दहल गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्कूटर सवार आदमी सड़क के दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था और तभी सामने से आ रही उस तेज रफ्तार कार ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। वीडियो में वो स्कूटर सड़क के दूसरी तरफ आने के लिए मुड़ता नजर आया। इस दौरान वो जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही उस कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उस स्कूटर पर सवार दोनों लोग हवा में उछल गए और उस कार के बोनेट पर आ गिरे और फिर वहां से फिसलते हुए वो जमीन पर गिर गए, जबकि उनका स्कूटर घिसटता हुआ दूर चला गया। इसके बाद उस स्कूटर पर पीछे बैठी महिला ने होश संभाला और उस आदमी को खड़ा किया। उसे देखकर आसपास खड़े कई लोग दौड़कर वहां आ गए। इस दौरान उस कार सवार ने दबे पांव वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और उस कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। उधर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान जितिन प्रसाद के साथ यूपी के कई मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा की इस हॉट सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और 2019 में इस सीट पर मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार पार्टी ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया। मतलब बीजेपी ने वरुण गांधी की टिकट काटकर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। नामांकन के आखिरी दिन जितिन प्रसाद ने बिना शोर शराबे के पीलीभीत सीट से अपना पर्चा भी भर दिया। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई दूसरे नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने शहर में मां यशवंतरी देवी के दरबार में माथा टेका। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो मंदिर में अपने परिवार के साथ
पूरे विधि विधान से पूजा करते दिखाई दिए। पूजा पूरी करने के बाद वो नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान वो गले में लाल रंग की चुनरी डाले भी नजर आए। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है। बीजेपी ने जहां जितिन प्रसाद पर दांव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार पर भरोसा जताया, जबकि बीएसपी की तरफ से अनीस अहमद खान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार पीलीभीत सीट पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गए। बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस का हाथ झटककर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जबकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद का पूरा परिवार कांग्रेसी था। उनके परिवार की 2 पीढ़ियां कांग्रेस में रहीं। जितिन प्रसाद के दादा कुंवर ज्योति प्रसाद और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता दी थी। लेकिन 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जितिन प्रसाद ने पाला बदल लिया था और वो परिवार के अकेले ऐसे सदस्य बन गए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने विधानसभा में जीत हासिल की और वो योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्री बन गए। असल में जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के जमींदार परिवार से आते हैं और उनका परिवार रविंद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे थे। इनमें रविंद्रनाथ के एक भाई थे जिनका नाम था हेमेंद्रनाथ टैगोर। 1884 में हेमेंद्रनाथ के घर बिटिया हुई पूर्णिमा। उनकी शादी शाहजहांपुर के जमींदार और इंपीरियल सिविल सर्विस के अधिकारी सर ज्वाला प्रसाद से हुई थी। दोनों को एक बेटा हुआ और नाम रखा गया कुंवर ज्योति प्रसाद। और कुंवर ज्योति प्रसाद कोई और नहीं बल्कि जितिन प्रसाद के दादा हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी जितिन प्रसाद की परदादी हुई। और यहाँ तक जितिन प्रसाद के परिवार का कोई खास राजनीतिक इतिहास नहीं था। हालांकि बाद में उनके दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी के कई आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था और वो कई बार जेल भी गए थे। जानकारी के मुताबिक ज्योति प्रसाद की शादी उस वक्त के कपूरथला स्टेट की पामेला देवी से हुई थी। दोनों का एक बेटा हुआ और नाम रखा गया जितेंद्र प्रसाद। जमींदार खानदान से आने की वजह से जितेंद्र प्रसाद ने उस वक्त के टॉप कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसी दौरान जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था। बताया जाता है कि उनके पिता ज्योति प्रसाद ने उन्हें किसान बनने की सलाह दी थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद में कृषि संस्थान से डिग्री ली थी और एक ट्रैक्टर खरीदकर खेती किसानी में जुट गए थे। उस वक्त ट्रैक्टर खरीदना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसीलिए जितेंद्र प्रसाद रात में ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने के लिए निकलते थे। बताया जाता है कि उसी दौरान जितेंद्र प्रसाद पर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की नजर पड़ी। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा न सिर्फ इंदिरा गांधी के करीबी थे बल्कि पार्टी में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में 2 बड़े नेताओं का डेब्यू यानी कांग्रेस में एंट्री करवाई थी। एक थे जमींदार परिवार से आने वाले जितेंद्र प्रसाद और दूसरे थे मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसी चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा ने यूपी की शाहजहांपुर सीट से जितेंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया था। वो चुनाव लड़े और जीते भी, पहली बार सांसद बने और तभी से जितेंद्र प्रसाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही होकर रहे। यानी कांग्रेस में अपने पैर जमाने के बाद वो अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के वफादार बने रहे। इस दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब उन्हें कांग्रेस छोड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया था। पहला मौका तब आया था जब इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से पार्टी बनाई थी। उस चुनाव में पार्टी को 28 सीटें मिली थी, जिसके बाद पार्टी का जनता पार्टी में विलय हो गया था। और जब बहुगुणा अलग हुए तो उन्होंने जितेंद्र प्रसाद से भी जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा को अपना गुरु मानने वाले जितेंद्र प्रसाद ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। पार्टी के प्रति वफादार रहने की वजह से ही राजीव गांधी ने उन्हें 1984 में एआईसीसी का महासचिव बना दिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकारों में भी जितेंद्र प्रसाद को शामिल किया था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और पार्टी की कमान संभाली तो उन्होंने भी प्रसाद को अपने राजनीतिक सचिव के रूप में बनाए रखा था। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में तेजी से बदलाव होने शुरू हो गए थे। उस दौरान सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद समेत तमाम सलाहकारों को हटा दिया था। उनके सलाहकारों में सिर्फ एक नाम शामिल था और वो नाम था अहमद पटेल का। लेकिन राजीव गांधी के समय ऐसा नहीं था, बल्कि उनके पास सलाहकारों की एक पूरी टीम हुआ करती थी और राजीव गांधी की उसी टीम में जितेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। लेकिन 1989 से जितेंद्र प्रसाद के लिए हालात बदलने लगे थे। पहला झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें शाहजहांपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा था और मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद से जितेंद्र प्रसाद के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह पलट गए थे। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे। सितंबर 1996 से लेकर मार्च 1998 तक सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1998 ही वो समय था जब सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में दाखिल हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीताराम केसरी और उनके समर्थकों का एक धड़ा सोनिया गांधी को राजनीति में आने से रोकना चाहता था।
जबकि कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाना चाहता था। उस वक्त सीताराम केसरी के खिलाफ रहे नेताओं में जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। इसी बीच 1998 में चुनाव हुए। उस दौरान सीताराम केसरी को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया गया था और उस चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई थी। अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेता भी अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। चुनाव में मिली करारी हार के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद जितेंद्र प्रसाद को वो तवज्जो नहीं मिली थी जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि अहमद पटेल जैसे नेता सोनिया गांधी के सलाहकारों में शुमार हो गए थे। इसी बीच 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली थी। बताया जाता है कि उस दौरान भी शरद पवार ने जितेंद्र प्रसाद को एनसीपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जबकि उस दौरान वो पार्टी में हाशिए पर चल रहे थे। कहानी में नया मोड़ तब आया जब सन 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी को चुनौती दे दी थी। हालांकि वो बुरी तरह हार गए थे। जानकारी के मुताबिक 7,542 वोटों में उन्हें महज 94 वोट मिले थे। बाद में 16 जनवरी 2001 को उनका निधन हो गया था। उसी साल उनके बेटे जितिन प्रसाद ने राजनीति में कदम रखा था। जितिन प्रसाद यूथ कांग्रेस से जुड़े और पिता की कर्मभूमि शाहजहांपुर से ही राजनीति में एक्टिव हुए थे, लेकिन करीब 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद वो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी की टिकट पर पीलीभीत से चुनावी मैदान में। इस बीच आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वसुदेव को दिल्ली के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सिर में जमे खून को बाहर निकालने के लिए 17 मार्च को उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। मशहूर फूड ब्लॉगर नताशा डिडी का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पति ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की जानकारी दी। फूड ब्लॉगर नताशा डिडी ने 2018 में एक ट्यूमर के कारण अपना पेट खो दिया था। उन्हें पेट के बिना जीवित रहने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ईरान दौरे पर वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की। इस्माइल हानिया का ये दूसरा ईरान दौरा है। खबर के मुताबिक हानिया गाजा में हो रहे बेतहाशा हमलों से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो भी सीज फायर की कोशिश में जुटा है। आईआईटी मद्रास के छात्र रहे पवन दावलूरी को टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड सर्फेस का नया चीफ नियुक्त किया गया। वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। इस बीच पिछले कई दिन से चर्चा में रही बिहार की पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती के नाम पर मोहर लगा दी। इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबी खींचतान चली। हालांकि जैसे ही इस सीट पर बीमा भारती का नाम फाइनल हुआ, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे पप्पू यादव ने अपने तेवर दिखा दिए और यह ऐलान कर दिया कि चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ऐसी खबर थी कि बिहार में 3 सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं बन पा रही थी। इन्हीं सीटों में एक पूर्णिया भी है। इस सीट पर आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी से आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, जबकि पप्पू यादव ने पूर्णिया से दावेदारी की शर्त पर ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। मतलब इस सीट पर ना तो आरजेडी अपने कदम पीछे खींच रही थी और ना ही कांग्रेस इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन आखिरकार इस पर बीमा भारती के नाम का ऐलान हो गया। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चाहे उन्हें टिकट मिले या न मिले, वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से ही नामांकन करेंगे। लेकिन ये नौबत अचानक नहीं आई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव के अंदर ये गुबार कई दिनों से पनप रहा था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में सिर्फ इसी शर्त पर किया था कि कांग्रेस पूर्णिया से उन्हें दावेदार बनाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बीच पूर्णिया की सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों की डिमांड की थी, जबकि आरजेडी उसे सिर्फ 6 सीटें देने के लिए राजी थी। इसी बीच खबर आई कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच 8 सीटों पर सहमति बन गई। इस समझौते के तहत कांग्रेस को किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम और कटिहार की सीटें मिल गई। लेकिन इस लिस्ट में ना ही पूर्णिया दिखा और ना ही औरंगाबाद, जिसके लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। और खबर है कि इसी वजह से बिहार कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा गठबंधन में साथी आरजेडी से नाराज तक हो गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर पेच फंसा था उनमें कटिहार कांग्रेस के खाते में आ गई। माना जा रहा है कि यहां से तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं पूर्णिया में कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती थी, जबकि औरंगाबाद से कांग्रेस ने निखिल कुमार को मैदान में उतारने का मन बनाया हुआ था। लेकिन कांग्रेस को यहां भी खाली हाथ ही रहना पड़ा, क्योंकि आरजेडी के साथ जिन सीटों पर बात बनी उनमें औरंगाबाद गायब रहा। पूर्णिया में तो पप्पू यादव ने मोर्चा खोल ही दिया और आशंका जताई गई कि औरंगाबाद में भी गठबंधन में गांठ पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे निखिल कुमार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी।
और इसका अंदाजा तभी से लगाया जाने लगा था जब कुछ दिन पहले निखिल कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक आईपीएस अधिकारी से उलझते दिखे थे। चोरियां हो रही हैं और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है अगर जो, तो उसका असर नहीं पड़ा, और जो हो चुकी हैं उनका डिटेक्शन नहीं हुआ। क्यों? इसी वीडियो में जब वो पुलिस अधिकारी उनके घर तक आने पर भड़की थी तो निखिल कुमार ने उन्हें पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते जबरदस्त जवाब भी दिया था। We have been in the IPS, we met people at all times of the day and night. जब ये वीडियो वायरल हुआ था तभी से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे निखिल कुमार एक बार फिर चुनावी मैदान में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि निखिल कुमार का बिहार की राजनीति से दशकों पुराना नाता है। कांग्रेस के नेता निखिल कुमार अनुग्रह नारायण सिंह के पोते हैं, मतलब उनके परिवार की हिस्सेदारी बिहार की राजनीति में तब से है जब से खुद बिहार है। क्योंकि निखिल कुमार के दादा यानी अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और महात्मा गांधी के करीबी लोगों में भी शामिल थे। उनकी सादगी और सरलता की आज भी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि वो न तो कोई सुरक्षा काफिला अपने साथ रखते थे, न ही कोई सरकारी गाड़ी, बल्कि वो अपनी गाड़ी से ही अकेले बिहार के कई गली कूचों में दौरे के लिए निकल पड़ते थे। बिहार की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई थी, और इसी वजह से वो कई साल तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। उनके बाद उनके बेटे और फिर पोते ने भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़े और जीते। उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिंह तो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। कहा जाता है कि अनुग्रह नारायण सिंह के बाद की दोनों पीढ़ियों को भी उन्हीं की साख का फायदा मिला, और माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस औरंगाबाद में एक बार फिर निखिल कुमार को आजमाना चाहती थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस इस सीट के लिए भी आरजेडी के सामने अड़ी हुई थी। हालांकि दोनों पार्टियों में बात बनने के बाद जो लिस्ट आई उसमें औरंगाबाद का जिक्र ही नहीं था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की वजह यह सीट भी रही, और इसकी वजह निखिल कुमार जैसे बड़े चेहरे को ही माना गया। बिहार के औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहाँ राजपूत समुदाय के वोटरों का दबदबा है, और 1957 से लेकर 2019 तक इस सीट पर राजपूत समुदाय के प्रत्याशी ही जीते। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस एक बार फिर निखिल कुमार को औरंगाबाद से उतारना चाहती थी। हालांकि 2009 और 2014 में वो यहाँ से चुनाव हार गए थे और उन्हें नागालैंड और फिर केरल का राज्यपाल बना दिया गया था। 2019 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीती थी, क्योंकि औरंगाबाद सीट गठबंधन में हिस्सेदार जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से आई थी। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस इस सीट पर वापसी करना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने औरंगाबाद सीट अपने हिस्से में रखने का फैसला ले लिया। इधर जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री सुबह भारत दौरे पर आएंगे। यूक्रेन जंग के बीच वहां के विदेश मंत्री सुबह 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली संस्था इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसरो को रॉकेट से निकलने वाले मलबे पर रोक लगाने में सफलता मिल गई। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कमजोरी के बाद तेजी लौटी, जिसके दम पर बाजार ने नुकसान की भरपाई कर ली। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, बैंक, कैपिटल गुड्स, पावर, रियल्टी और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 526 अंकों की बढ़त के साथ 72,996 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 119 अंक चढ़कर 22,123 के स्तर पर पहुंच गया। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस पर पिटाई के आरोप के बाद लोगों ने अस्पताल में ऐसा हंगामा किया कि वहां के मरीज भी घबरा गए। वहां एक लड़के को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उन लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज न करने का आरोप लगा दिया, और इसी बात पर अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोग शोर शराबा करते दिखाई दिए। उन्होंने उस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगा दिया। वहां चीखते चिल्लाते हुए लोगों ने अस्पताल को घेर लिया। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी के आसपास भी भीड़ ने कब्जा कर लिया और गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ दिखाई दिया। वहां अस्पताल में काफी देर तक हल्ला हंगामा होता रहा और गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मियों पर उस लड़के को पीटने का आरोप लगा दिया। बताया गया कि वो लड़का नशे की हालत में सड़क पर घूम रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। और आरोप यह भी लगा कि जब उस लड़के को अस्पताल लाया गया तो स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में उस लड़के ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उसने पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। खुले आकाश में उड़ने की चाहत क्यों नहीं करते? खुले आकाश में उड़ने की चाहत क्यों नहीं करते? परिंदे हैं तो पिंजरों से बगावत क्यों नहीं करते?
100 बात की एक बात कही अशोक ने, चिरागों की हिफाजत आंधियों के सिर ताज्जुब है, भला तुम खुद कभी इनकी हिफाजत क्यों नहीं करते। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की बात।